अलायंस में सब ठीक ठाक है, इतनी खींचातानी क्यों हो रही तो है? हमेशा ही होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। नवाब मलिक के इशू को लेकर कल से काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। अगर शिंदे जी का उम्मीदवार वहाँ रहता है तो बीजेपी उसका ही काम करेगी। अजीत पवार ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? वो तो उनको पूछिए, मुझे थोड़ी पता। क्या ये सच है कि एकनाथ शिंदे जी ने इन वन ऑफ द मीटिंग्स इन दिल्ली रोटेशनल सीएम की बात कही है? उन्होंने ये मांगा है कि 2.5 साल दे दिया जाए उनको और बीजेपी को। अगर आप लोगों का बस चले तो आप म्यूजिकल चेयर लगा दें। क्या फॉर्मूला क्या है सीएम पद का? पहले चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव जीतेंगे, ये तीनों मिलकर बैठेंगे और तीनों मिलकर तय करेंगे। वो जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम तीनों काफी है, हमारी सरकार आ रही है, किसी की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर फडणवीस, एबीपी के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई वुड लाइक टू एड जस्ट वन लाइन दैट परहैप्स you are one of the sharpest political minds that the state has ever seen. So great to have you here, Mr. Fadnavis. Thank you so much. अब प्रेस कर दिया मैंने, इसका मतलब नहीं कि तेरे सवाल नहीं आएंगे। समझ में आ गया मुझे कि प्रेस कर लिया तो आगे क्या आने वाला है ये मुझे पता है। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और तब तक कल सुबह तक 7 या 10 सीटों पर आप लोग की पेच फंसी हुई थी। अलायंस में सब ठीक ठाक है, इतनी खींचातानी क्यों हो रही है? मुझे लगता है ये तो हमेशा ही होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। उल्टा आपने इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि केवल 10 सीटें फंसी थी। 288 में 278 सीटें क्लियर और 10 सीटें फंसी हुई, तो मुझे लगता है इससे पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। शुरुआत में ही मिस्टर फडणवीस, नवाब मलिक के इशू को लेकर कल से काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। आशीष शेलार, आपके पार्टी के लीडर, बड़े मुखर तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे नवाब मलिक के लिए, नहीं चाहिए ये कैंडिडेट। विरोध था बीजेपी से। उसके बाद भी मिस्टर फडणवीस, कल उनको टिकट मिलता है, आपके सहयोगी पार्टी से मिलता है, अजीत पवार की पार्टी से उन्हें टिकट दिया जाता है। इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू। आशीष शेलार जी ने जो बात कही वही पार्टी की भूमिका है। हमने बहुत साफ शब्दों में राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये कहा था कि नवाब मलिक, इनको आप टिकट मत दीजिए, अलायंस में हम उनका काम नहीं करेंगे, बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था। बावजूद इसके उन्होंने उनको बी फॉर्म दिया, वो खड़े हुए। मैं बीजेपी की बहुत स्पष्ट भूमिका बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। वहां पर शिवसेना का एक उम्मीदवार है, शिंदे जी का, जिसको रखना चाहते या नहीं रखना चाहते। अगर शिंदे जी का उम्मीदवार वहां रहता है तो बीजेपी उसका ही काम करेगी। अजीत पवार ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? वो तो उनको पूछिए, मुझे थोड़ी पता है। तो आप ये क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, इस सीट में प्रॉब्लम है। 100% प्रॉब्लम है। इस बार लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद क्या चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं आपके लिए? क्या आपको लगता है कि इस बार भी सेंचुरी मार पाएंगे आप लोग? देखिए, चुनौतियां तो होती है, कोई भी चुनाव जो होता है वो चुनौतीपूर्ण ही होता है। लेकिन लोकसभा के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली है जी, महाराष्ट्र का वातावरण भी बदला है और लोकसभा में जो फेक नैरेटिव उस समय एक प्रकार से लोगों में रोपित किया गया था, मैंने उसके बाद रिजल्ट्स के बाद कहा था कि हमें और महाविकास आघाड़ी में कोई बहुत अंतर नहीं है। 43.9% उनको मिले, 43.6% हमको मिले। 0.3% एक फेक नैरेटिव को बहुत बड़े पैमाने पर चलाने के बावजूद, लेकिन फेक नैरेटिव की उम्र बहुत छोटी होती है, वो जल्दी मर जाता है। उनका फेक नैरेटिव अब नहीं चल रहा है, वो मर गया है, लोगों को पता चल गया है। और मैं ये मानता हूं कि अब परिस्थितियां बदली हुई है। मुझे विश्वास है कि हम लोग सेंचुरी पार कर पाएंगे। अगर परिस्थितियां बदली हुई हैं फडणवीस जी, तो फिर आपके नेता मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं? आप वोट जिहाद क्यों कर रहे हैं? आपकी कैबिनेट गाय को राजमाता क्यों बता रही है? आप पोलराइज कर रहे हैं। अरे भाई, अगर हम गौ माता को का संवर्धन करना चाहते हैं, और कौन सी गाय? देसी गाय की बात की है। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देकर इस देश में अगर हमारे किसानों की जमीन को बंजर होने से बचाना है
तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि देश में देसी गाय का संवर्धन हो, और इसलिए उसको हमने अगर ऐसा कहा तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, देखिए मंदिर मस्जिद की बात तो नहीं है, लेकिन वोट जिहाद की बात हमने निश्चित रूप से कही है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए उस चुनाव में जिस प्रकार से पोलराइजेशन करने का प्रयास किया, पोलराइजेशन ही किया। उदाहरण है हमारे सामने कि धुले की सीट पर 6 में से 5 असेंबली में हम लोग 1,90,000 से आगे जाते हैं, और एक ही असेंबली में मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 का लीड वो लेते हैं। और ये मैंने इसको वोट जिहाद इसलिए कहा कि सारे जो धार्मिक स्थल है उस पर बैनर लगते हैं कि आप वोट नहीं करेंगे तो आप अल्लाह से दुश्मनी करोगे, अल्लाह का अपमान करोगे, जो भाषा है उसमें। इस प्रकार से सारे के सारे अगर जो धार्मिक नेता है और अलग अलग प्रकार के नेता है ये पोलराइजेशन करेंगे तो ये वोट जिहादी हुआ। इस वोट जिहाद के भरोसे वो जीते, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि 2 चीजें, एक तो माइनॉरिटी के सामने भी हमने इनको एक्सपोज किया है, और दूसरा सबसे महत्व की बात यह है कि 6 में से 5 में तो हम आगे थे, वहां 5 में तो जीतेंगे, अब वो 1 में ही जीत सकते हैं। साथ साथ दूसरा मैं बता देना चाहता हूं कि जो दूसरा संविधान के नाम पर इन्होंने पोलराइजेशन किया था, संविधान बदलेगा और आरक्षण जाएगा, ये जो पोलराइजेशन किया था ये भी अब खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर जब आरक्षण के ऊपर बोलते हैं और नाना पटोले जी उसका समर्थन करते हैं, तो सीधे सीधे लोगों के भी ध्यान में आता है इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। इसलिए अब कोई नैरेटिव नहीं चलेगा, कोई फेक नैरेटिव नहीं चलेगा, सीधे लोगों तक हमारी बातें, हमारी स्कीम्स पहुंच रही है, हम जीतेंगे। रिजल्ट्स के बाद अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको और नंबरों की जरूरत पड़े, तो बिटवीन अ शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे, हु इज योर फर्स्ट पिक मिस्टर फडणवीस? अरे भैया, उनको साथ में रहने दीजिए, हम तीनों काफी है, हम तीनों साथ में रहेंगे, हमारी सरकार आने वाली है। और पॉलिटिक्स में अगर और मगर इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई इसके ऊपर बात नहीं कही जाती, इसलिए अगर मगर पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं हम तीनों काफी है, हमारी सरकार आ रही है, किसी की आवश्यकता नहीं है। जमीन पे मिस्टर फडणवीस बीजेपी के लिए क्या बदला है? मुझे ऐसा लगता है कि एक जमीन पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। ओके। अनफॉर्चुनेटली ये सारे फेक नैरेटिव्स के कारण जो लोकसभा के बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हमारे ध्यान में आया कि निगेटिविटी तैयार हो गई थी, पर हम उसका आकलन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। हमको ध्यान में आ रहा था कि नैरेटिव तैयार हो रहा है, पर हम लोग एक प्रकार से उसका आकलन नहीं कर पा रहे थे, या हम लोग एक ऐसे मानसिकता में थे कि नहीं भैया तो हमेशा ही चलता है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उसके बाद हमने सजगता से काम किया, हमने नीचे जमीन पर काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे उतर कर काम किया, लोगों में काम किया। आज मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉजिटिविटी है। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव सब बिल्कुल 100% अच्छा हो गया, चुनाव टफ ही होता है, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं वी हैव एन एज, हमको एज है, ऐसी परिस्थिति हमको दिख रही है। कोई स्ट्रैटेजी बन रही है बीजेपी की टू काउंटर द कांग्रेस? कि हमारी लड़ाई तो कांग्रेस के साथ ही है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस के साथ है, और मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। कांग्रेस का पॉलिटिकल अर्थमेटिक ये सही बैठा। ऐसे में एक लाइन में 8 सीटें आपको बताऊंगा कि जो सीटें अलग अलग जगह वो पीछे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण, ये जो जिसको मैंने वोट जिहाद कहा है, इसके कारण वो लोग चुनकर आए। तो मुझे लगता है कि अब वो परिस्थितियां कांग्रेस के लिए नहीं रही है, ये कोई रिवाइवल वगैरह कांग्रेस का नहीं है। उद्धव ठाकरे बहुत भड़के रहते हैं फडणवीस जी आप पर। आप वोट जिहाद कहते हैं, वो सत्ता जिहाद कहते हैं। सत्ता जिहाद का मतलब कि आप बाकी पार्टी से लोगों को चोरी करके अपने सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा कि हम जमीन पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि खत्म करना है बीजेपी को, और खटमल बुलाया आप लोगों को। ये कहा कि खटमल को चैलेंज नहीं करते, खटमल को रौंद देना होता है, और रौंदने के लिए आ रहे हैं। कैसे जवाब देते हैं इन सारी चीजों को आप?
बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उद्धव जी की जो पहली लिस्ट आई ना, वो आपने देखी है। उनकी पहली लिस्ट 45 लोगों की आई शायद, उसमें 17 लोग हमारी पार्टी से लिए हुए हैं। 17 लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के उन्होंने लिए हुए, उधार नहीं है उनके पास। हमारी पार्टी, चूंकि अलायंस में हमारी जो सीटें इधर उधर चली गई, तो हमारे जो एस्पिरेंट्स थे उनको पटा पटा कर ले गए। तो ये कौन सा जिहाद है फिर? सत्ता उनके हिसाब से ये कौन सा जिहाद है? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, न मैं उनको समाप्त कर सकता हूं, न वो मुझे समाप्त कर सकते। पॉलिटिक्स में किसी को कोई समाप्त कर सकता है तो वो जनता है। हिंदुत्व पे भी बहुत लड़ाई छिड़ी रहती है फडणवीस जी। उद्धव जी कहते हैं कि कैसा हिंदुत्व है आपका अगर आप टीडीपी से हाथ मिलाते हैं, नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हैं। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से मुझे हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, सही बात है। आजकल उनको हिंदुत्व सिखाने के लिए अबू आजमी उनके साथ में है। आजकल उनको हिंदुत्व सिखाने के लिए हमारे सपा के नेता सारे उनके साथ में। तो मेरे से तो सीखने की जरूरत ही नहीं है उनको हिंदुत्व। तो मेरा मानना इतना ही है कि देखिए, हिंदुत्व किसका अच्छा है सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दूंगा, तो जनता तय करेगी। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे जी का मैंने देखा, जो हिंदुत्व शिवसेना का मैंने देखा, उद्धव जी ने उसको एक प्रकार से खत्म कर दिया है। अब वो हिंदुत्ववादी पार्टी मुझे नहीं दिखाई पड़ता। अब वो भाषणों में, केवल भाषणों में। आपके महायुति में भी यही प्रॉब्लम चल रही है। बीजेपी क्लियर कुछ कहती नहीं है, कोई क्लैरिटी है नहीं कि सीएम कौन बनेगा। वहां शिंदे जी परेशान चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, अगर पिछले बार से कम सीटें आई तो बीजेपी अपना सीएम बना लेगी, उन्हें मौका नहीं लगेगा। क्या फॉर्मूला क्या है सीएम पद का? अभी सीएम पद का फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पहले चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद हमारी 3 पार्टियां हैं। एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हमारी पार्टी में फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। ये तीनों मिलकर बैठेंगे और तीनों मिलकर तय करेंगे। वो जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और सवाल ये है कि गवर्नमेंट के रूप में हम लोग आज चुनाव में जा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट के मुखिया एकनाथ शिंदे जी है, हमारा चेहरा आज एकनाथ शिंदे जी है। हम दोनों उनके साथ में उप मुख्यमंत्री है। हम तीनों का चेहरा लेकर हम लोग साथ में जा रहे हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री होते हैं वही नेता होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये सच है कि एकनाथ शिंदे जी ने इन वन ऑफ द मीटिंग्स इन दिल्ली रोटेशनल सीएम की बात कही है? उन्होंने ये मांगा है कि 2.5 साल दे दिया जाए उनको और बीजेपी को। अगर आप लोगों का बस चले तो आप म्यूजिकल चेयर लगा दे रोटेशनल सीएम के लिए, कि जो पहले चेयर पे बैठ गया वो सीएम। ऐसा नहीं होता है और ऐसी कोई मांग उन्होंने नहीं की। कभी भी उन्होंने इस बात को नहीं छेड़ा। कभी भी उन्होंने कौन सीएम होगा, मेरा क्या होगा, मैं होगा कि नहीं होगा, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं निकाली। नहीं, वो बार बार ये कहते हैं मिस्टर फडणवीस कि उनका स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर है। अरे देखिए, स्ट्राइक रेट की जहां तक बात है, अगर हम लोग इतिहास देखें तो इतिहास में भारतीय जनता पार्टी जितना स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में किसी का नहीं रहा। हाँ, ये चुनाव जो लोकसभा का है इसमें हमारा स्ट्राइक रेट थोड़ा खराब हुआ है। ऐसा लगता है कि अगर आप मुख्यमंत्री होते इस लोकसभा के दौरान तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती। नहीं, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि मैं मुख्यमंत्री होता तो कोई बहुत रिजल्ट बदल जाता और शिंदे जी है तो रिजल्ट अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल हम लोगों ने समझ लेनी चाहिए कि इस चुनाव में नैरेटिव हम नहीं कंट्रोल कर पाए। मैं भी होता तो नहीं कंट्रोल कर पाता, क्योंकि अगर नैरेटिव कंट्रोल कर पाता तो मुख्यमंत्री होने की आवश्यकता क्या है। मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में, मेरे पार्टी के नेता के रूप में भी उसको कंट्रोल कर लेता, पर नहीं कर पाए क्योंकि उसका आकलन कम हुआ। देखिए, कभी कभी हम लोग भी आदमी है, हम लोग भी व्यक्ति है, तो व्यक्ति कई बार गलत सोचता है, गलत आकलन करता है। कई बार हमारी सोच से परे चीजें होती है। तो वो चीज मैं इसलिए कहता हूं कि इस चुनाव में हमको एक अच्छी सीख मिली है। इसी सीख के कारण हमने ये माहौल बदला है। और मिस्टर फडणवीस, इस बार ऐसा देखने में आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यहाँ के इलेक्शंस में आरएसएस ड्राइविंग सीट में दिख रहा है। आरएसएस के टॉप लीडर्स यहाँ की सारी स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं, कैंपेन तय कर रहे हैं। ऑन द ग्राउंड दे आर इन द फ्रंट सीट, आप बैक सीट पे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ये आपको कहां से दिख गया, इसका रिसर्च ही मुझे करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि जो हमारा विचार परिवार है उस विचार परिवार को हमने साथ लेने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि विचार परिवार की जो संगठनाएं हमारी है वो संगठनाएं हमको मदद जरूर करेगी, कर रही है, लेकिन आरएसएस कहीं भी ये कैंपेन को ड्राइव नहीं कर रहा है। आरएसएस कहीं भी इसको फ्रंट सीट पर है, ऐसा नहीं है। देखिए, वो हमारी मातृ संगठना है। हम लोगों को जो एक इंस्पिरेशन मिलती है, जो विचार मिलता है, वो उनसे मिलता है। इसलिए उनका आदर तो हमेशा है ही, और हमको अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव आपके हाथ से फिसल रहा था इसीलिए उन्होंने दारोमदार ले लिया है कि भाई जिताना है बीजेपी को इस बार मैं महाराष्ट्र। वापस कहना चाहता हूँ, विचार परिवार की मदद हमको मिल रही है। ड्राइविंग सीट पर हम हैं, चुनाव हम चला रहे हैं, वो चुनाव कभी चलाते नहीं है। आरएसएस कभी भी चुनाव चलाती हुई आपको दिखेगी नहीं। हमें अभी भी नहीं पता कि बाबा सिद्दीकी की मर्डर के पीछे किसका हाथ था। क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में? तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें 11 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है जी, और करीब करीब पुलिस इस मत पर पहुंच रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। अब इसके पीछे कौन व्यक्ति है, किसका फायदा है, किसने अपने फायदे के लिए किया है, उसकी मंशा क्या है, इसकी ओर अब पुलिस बढ़ रही है। क्योंकि ये 11 लोगों से जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीजें ध्यान में आ रही है, तो उस पर कई अजम्पशंस पुलिस ने तैयार किए हैं। उन अजम्पशंस के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है मुंबई पुलिस इसके पीछे कौन व्यक्ति है, कौन असली आरोपी है, उसको पकड़ेगी, जल्दी ही पकड़ेगी, और इसके बारे में अधिक जानकारी ये पुलिस देगी। मराठा रिजर्वेशन पे पूछना चाहती थी, इतने सालों से चलता आ रहा है ये मामला और राज ठाकरे ने अभी हाल फिलहाल में कह दिया कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। मामला कोर्ट में है, यू रियली थिंक कि ये हो पाएगा? देखिए, ये 2 बार हमने कर दिखाया। पहली बार जब हमने मराठा रिजर्वेशन दिया, हम हाई कोर्ट में जीते, और जब तक मैं मुख्यमंत्री था सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर स्टे नहीं दिया था। जिस समय एमवीए की सरकार आई, उस सरकार में कई ऐसी चीजें हुई कि जिस प्रकार से उस केस को परस्यू करना चाहिए था, जिस प्रकार से उस केस को चलाना चाहिए था, नहीं चलाया गया, निर्णय हमारे विरोध में गया। उसके बाद वापस हमारे एकनाथराव शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, तो हम लोगों ने वापस मराठा आरक्षण दिया, और अभी भी कोर्ट में वो टिका हुआ है। कोर्ट ने उसको न स्टे किया है, न उसको खारिज किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मराठा समाज को आरक्षण हम ही दे सकते हैं, हमने दिया है। राइट, मिस्टर फडणवीस, paucity of time, pleasure talking to you. थैंक यू।